Hello everyone, how are you? Welcome to SVGMS Science class here for class 10th. Today we are going to discuss about modern periodic table. अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है। इसके 6 पार्ट्स हम पहले बना चुके हैं। आज हमारा 7th पार्ट है। इससे पहले हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एसेंशियल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं और साथ ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होते हैं, किस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप और इन द पीरियड, और उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, उन सब के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर एक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो एसेंशियल फीचर्स पढ़े थे पार्ट नंबर 6 में, क्या वे आपको अभी भी याद है या नहीं, उनको आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी या किसने इसके लिए नियम बनाया था। तो हेनरी मोजले ने 1913 में क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। इन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर इज मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स देन इट्स एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस की तुलना में एटॉमिक नंबर जो होता है वह ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का। तो उसी आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाया। तो इसके जो एसेंशियल फीचर्स थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 18 तक, और पीरियड्स की संख्या कितनी है? 7 है। ग्रुप क्या होते हैं? जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होते हैं? सारे ग्रुप्स होते हैं और इधर क्या होते हैं? आपके पीरियड होते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप थे और पीरियड कितने थे? 7 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा एसेंशियल फीचर है, इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हेनरी मोजले ने क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं, चाहे डॉबरिनर का हो, ड्यूलैंड का हो या मेंडलीव का हो, उन सब में उन्होंने एटॉमिक मास को ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था एलिमेंट्स की। लेकिन मोजले ने एटॉमिक नंबर को क्या माना? ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी माना। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था जिसमें क्या कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वे उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का ही डिफरेंस है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, देन सेकंड के बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, द एटम्स ऑफ ईच ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने जब एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट्स को जमाया तो हमने क्या पाया कि जो ग्रुप थे, टोटल कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे। सभी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एटम्स थे, उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे? सेम थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल और कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के जो बाह्यतम कोश होता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ऐसा किसने बताया था? हेनरी मोजले ने बताया था। और जब इन्होंने जमाया सभी एलिमेंट्स को तो उन्होंने यही पाया कि हर ग्रुप के हर एक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, On moving from top to bottom in a group, atomic size increases. जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ये टॉप है आपका और ये बॉटम है। ठीक है, तो जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की साइज क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? हम आगे ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में आगे पढ़ेंगे। देन फिफ्थ essential feature was
द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है, मैंने कल भी पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है आपका ये एस ब्लॉक है। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप्स हैं आपके वे पी ब्लॉक हैं। बीच वाले जो 3 से लेकर 12 वाले ग्रुप्स हैं ये डी ब्लॉक है। और नीचे जो ये 2 सीरीज दी गई है, ठीक है, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर एक 4 ब्लॉक्स के नाम क्या क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट हैं? एस ब्लॉक में आपके एल्कली मेटल्स आते हैं, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? फर्स्ट ग्रुप में। देन सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिनको सेकंड ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और ये दोनों किस में है? एस ब्लॉक में है, ठीक है, दोनों मेटल्स होते हैं। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ग्रुप 32 एलिमेंट्स 13 टू 18 ग्रुप तक है आपके, ठीक है। बोरॉन से जो शुरू होता है 13वां ग्रुप आपका और ये नियोन पर जाकर खत्म होता है 18वां ग्रुप। तो 13 से 18वें तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों प्रकार की चीज़ें या तीनों प्रकार के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। देन डी ब्लॉक आता है आपका और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ग्रुप 3 टू 12, जैसे भी पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया, ये आपके तीसरे से 12वें ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक होता है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू बन जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से पूछेंगे इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है, ठीक है। तो उन्होंने 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के दे दिए, एक एलिमेंट पी ब्लॉक का दे दिया और एक एलिमेंट डी ब्लॉक का दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसमें पहचानना होता है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लें और समझ जाएं अच्छे से कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वह डी ब्लॉक में रखे गए हैं और डी ब्लॉक आपके 3rd to 12th ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, इसके अंदर आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को रखा गया है। लेंथेनम 57 लेंथेनम का आपके एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। ये आपके जो 6 पीरियड है उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। और जो एक्टिनम होता है आपके एक्टिनियम, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, जो एफ ब्लॉक में नीचे 2 सीरीज के रूप में रखे गए हैं। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा? क्योंकि आपके जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर ये तीसरा पीरियड, ये चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां पीरियड है, ठीक है। 6 और 7 में आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रखे गए हैं, तो ये बीच में से उठाए गए हैं आपके डी ब्लॉक्स में से, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से इनको उठाया गया है बीच में से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व या फिर रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। दे आर रेडियो एक्टिव। ये एलिमेंट्स कैसे हैं? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ज़्यादातर, या आप कह सकते हैं 99% ये सब कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये अपना स्वरूप बदल लेते हैं, इनमें रेडियो डिसइंटीग्रेशन होता है और ये अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिसइंटीग्रेट करके इनका डीके होता है और अपना ये रूप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए। तो ये हमारा क्या था? एसेंशियल फीचर था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या उपलब्धियां थी, क्या मेरिट्स थी और क्या उसकी डीमेरिट्स थी, क्या लिमिटेशन थी, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। So let's start achievements or merits of modern periodic table.
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी खास बातें क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, मतलब इसके क्या अचीवमेंट प्राप्त किया हेनरी मोजले ने या नील्स बोर ने, जिन्होंने भी इसको बनाया, उसकी क्या उपलब्धि थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट अचीवमेंट था यूज ऑफ एटॉमिक नंबर एज बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। हेनरी मोजले ने जो नियम दिया था, लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वह किसी भी एलिमेंट का मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो करता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऐसा हेनरी मोजले ने अपने पीरियोडिक लॉ में कहा था। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था या उसको जमाया था। तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने किसको यूज किया, यहाँ पर एक बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में एटॉमिक नंबर को यूज किया इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक मासेस, जो इसके पहले सभी साइंटिस्ट ने किया था। तो उन सबके जो पीरियोडिक टेबल थे वे फेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास को यूज किया था एटॉमिक नंबर की जगह। लेकिन आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वह हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लॉन्ग फॉर्म के रूप में हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यही इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने एटॉमिक नंबर को एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया था और सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था। देन दूसरी इसका अचीवमेंट है, दूसरी इसकी मेरिट है सिंपल टू लर्न एंड रिप्रोड्यूस। अब अभी हम इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब किस तरह से हम जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स को उसको समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने मात्र से। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सिंपल टू लर्न, सभी एलिमेंट्स को हम बहुत आसानी से यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको आसानी से याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं उसको और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि एलिमेंट्स में कहीं कोई कमी ज़्यादा हो जाती है, किसी आइसोटोप वगैरह की खोज होती है या कुछ भी नई बात होती है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका मेरिट था कि इट वाज सिंपल टू लर्न एंड रिप्रोड्यूस, हम इसको वापस रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। देन थर्ड जो मेरिट है वह है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम सिंपल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स की पोजीशन देखने के बाद किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन करना मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, वो क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने देखा है ये जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने देखा है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है तो इनके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होने से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जिस तरह से लिथियम हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाता है या कोई भी और दूसरी रिएक्शन शो करता है, उसी तरह की रिएक्शन हमारे सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम भी करेंगे। तो इस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अनुमान लगाना यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि कार्बन हमारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और ये भी क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये सब -2 वैलेंसी दिखाते हैं और एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत आसान हो जाता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का प्रिडिक्शन करना। तो ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज रिसोर्स। इससे पहले मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन आया था, उन्होंने जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दी थी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अपने उनके मास, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक मास को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था।
किसी भी एलिमेंट की। तो उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को जमाया था। और हमारे जो आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, आइसोटॉप हमने पहले भी डिस्कस किया है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आज ये तीसरी चौथी बार होगा जब हम आइसोटॉप को डिस्कस कर रहे हैं। आइसोटॉप कौन होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपके कार्बन है 6C12 और एक कार्बन है 6C14, तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वह क्या है? यहाँ पर अलग अलग है, एक का 12 है और एक का 14 है। तो मेंडलीव को क्या करना चाहिए था? इन दोनों आइसोटॉप को अलग अलग पोजीशन असाइन करनी चाहिए थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। हालांकि उस समय मेंडलीव ने जब 1872 में अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, उस समय आइसोटॉप के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब बाद में पता चला तो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई कि इन आइसोटॉप को कहाँ पर रखा जाए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समस्या को कहाँ रिजॉल्व किया गया, कहाँ पर उसका सॉल्यूशन निकला? हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। तो दोनों को कहाँ पे रख देंगे? हम एक ही जगह पर इनको रख देंगे, 6 एटॉमिक नंबर पर। तो ये समस्या थी, ये बहुत आसानी से क्या हो गई? सॉल्व हो गई, ठीक है। देन इसके बाद आपके आता है 5 नंबर की मेरिट थी आपके, एनामोलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स वाज जस्टिफाइड। हमने पढ़ा था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के पेयर्स थे, उनको उन्होंने कुछ अनिश्चित जगह पर रख दिया था। कुछ पेयर्स थे जिनकी पोजीशन क्या थी? मिसचीव्स थी, भ्रमित करने वाली थी, कंफ्यूजिंग थी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कोबाल्ट और निकिल का। उन्होंने क्या किया था? कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा था, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकिल का होता है 58.7, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट से मिल रही थी, और निकिल के ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी निकिल से मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन उनका जो नियम था, उनका नियम क्या था कि सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो यह नियम वहाँ पर क्या हो गया था? रॉन्ग साबित हो गया, गलत साबित हो गया जब उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी मोजले के अनुसार, तो वहाँ पर हमने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और निकिल का 28 होता है। तो यहाँ एटॉमिक मास में जो डिफरेंस था उसके कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इनकी जो पोजीशन थी जिसके बारे में पहले सवाल उठते थे, अब वो सवाल उठना बंद हो गए, क्योंकि अब तो हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जमा रहे हैं। कोबाल्ट का कम है इसलिए उसको पहले रखा, और निकिल का ज़्यादा है इसलिए उसको बाद में रखा, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक हमारे जो एलिमेंट है आज भी ऐसे ही जमे हुए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो एनामोलस पोजीशन थी सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स की वाज जस्टिफाइड, इसको उन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छे से रिजोल्व कर दिया था, जस्टिफाइड कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या अचीवमेंट है, मेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ये अनसर्टेनिटी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को जमाया था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था? उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे, कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। दो एलिमेंट्स के बीच में यदि यहाँ पर उन्होंने ए एलिमेंट रखा है ना, यहाँ पर बी एलिमेंट रखा, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सी वाले एलिमेंट से नहीं मिल रही थी, लेकिन सी वाले की प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी? उससे आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट से मिल रही थी। तो उन्होंने सी को कहाँ रख दिया? आगे रख दिया, और ये जगह क्या छोड़ दी? उन्होंने खाली छोड़ दी, और इसकी जगह उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी की कि यहाँ पर बाद में एलिमेंट खोजा जाएगा और उसको यहाँ पर रखा जाएगा।
तो ये जो गैप छोड़ने वाला तरीका था, या कोई साइंटिस्ट यहाँ पर गैप छोड़े या नहीं छोड़े, उन्होंने तो भविष्यवाणी की थी, एक अनुमान लगाया था कि हो सकता है यहाँ पे बाद में कोई एलिमेंट खोजा जाए, लेकिन ऐसा कोई निश्चित तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक मास थे उनमें काफ़ी डिफरेंस होता था। जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास में रेगुलर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, रेगुलरली एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर बीच में आने वाले एलिमेंट्स के क्या हुई थी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी थी। यहाँ पर कितने भी एलिमेंट्स बीच में आ सकते थे, अनसर्टेनिटी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर क्या थी, एलिमेंट की अनसर्टेनिटी थी कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जमाया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जो एलिमेंट्स को जमाया वह बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाया। तो यहाँ पर तो क्या है, हर एलिमेंट में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है और हमारी पीरियोडिक टेबल आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि प्रोटॉन आधा भी होता है और 1.5 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आएगा, या 2.5 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आएगा, या 3.5 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आएगा। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो एटॉमिक नंबर होते हैं वे फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी थी एलिमेंट्स की वह खत्म हो चुकी थी, मतलब अब कोई नया एलिमेंट नहीं खोजा जा सकता है इन दो एलिमेंट्स के बीच में। ये हम खुलकर कह सकते हैं, निश्चित तौर पर इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी थी न्यू एलिमेंट्स की, इट वाज रिजॉल्व्ड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट्स के बारे में अब भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं था। देन जो 7th नंबर का आपका अचीवमेंट है, या उसका आप मेरिट कह सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इजी डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन 4 ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करने के कारण क्या हुआ था, सभी एलिमेंट्स तो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और सभी एलिमेंट्स का एक निश्चित रूप से नाम था। जैसे एस ब्लॉक में आपके एल्कली मेटल्स आते हैं, ठीक है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल आते हैं। पी ब्लॉक में आपके मेटलॉइड्स और नॉन मेटल सभी आते हैं। डी ब्लॉक में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। एफ ब्लॉक में आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं या रेयर अर्थ मेटल आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो डिवीजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का 4 ब्लॉक्स में, वो बहुत इजी था लर्न करने के हिसाब से, बहुत आरामदायक था। इनकी प्रॉपर्टीज को हम आराम से देख सकते हैं। कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो हम कह सकते हैं या तो ये एल्केली मेटल होगा या एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। यदि आपको उसका ग्रुप पता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में है तो आप कह सकते हैं कि ये एल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप में है तो आप कह सकते हैं ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। 13 से लेकर 18 ग्रुप के बीच का एलिमेंट है तो आप कह सकते हैं कि ये मेटल होगा, मेटलॉइड होगा या नॉन मेटल होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई थी जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन वी विल डिस्कस नाउ अबाउट डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हालांकि ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया और आज भी हम इसको यूज करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक छोटी मोटी इसमें कमियां थी जिसको हम लिमिटेशन के रूप में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो वह भी हम देख लेते हैं, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसको आप नोट करते रहें
और इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स हैं वे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नोट्स से पढ़ना बहुत इजी होता है, तो आप नोट्स भी साथ में बनाते रहें और उनको पढ़ते रहें। इसीलिए मैं आपके पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ। So let's start now. Limitation और demerits of modern periodic table. हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या डिमेरिट्स थी, क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशन थी या क्या डिसएडवांटेजेस थे, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे जो फर्स्ट डिमेरिट या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन था, एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बेंटलियो के पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वह फिक्स नहीं थी। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है वह अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से तो दिखाते ही है, साथ में वह जो आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट है यानी कि हैलोजेंस। हैलोजेंस में कौन आते हैं आपके, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनसे भी ये क्या करता है, हैलोजन से भी ये हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखाता है, क्योंकि ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, F2Cl2 Br2 I2, इस तरह से ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और अपने हाइड्रोजन भी क्या करता है, H2 बनाता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने कहा था कि हाइड्रोजन को आप 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में हेलोजन के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसलिए उसको सबसे पहले आपके फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वह आज भी किसके जैसी है, एनामोलस है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। हम इसको हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हम इसको आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, आवारा तत्व। आवारा मतलब इसकी कोई जगह, कोई घर फिक्स नहीं होता, जो घूमता रहता है, कहीं पर भी जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवारा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इज आवारा तत्व। इट्स पोजीशन इज एनामोलस, इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये सबसे पहली लिमिटेशन थी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देन सेकंड लिमिटेशन है ही कुड बी प्लेस्ड, सॉरी ही नो, इट इज हीलियम, दिस इज हीलियम, H हीलियम। हीलियम कुड बी प्लेस्ड विद एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन ग्रुप सेकंड। हीलियम का यदि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह आपके फर्स्ट शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये फर्स्ट ग्रुप है। और जो सेकंड ग्रुप है उसमें आपके लिथियम के बाद मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है, स्ट्रोंशियम आता है। तो ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। हीलियम की तरह ही इसमें भी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। लेकिन हीलियम को कहाँ रखा गया है, 18th ग्रुप में। हीलियम इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड इट इज इन 18th ग्रुप। ये 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो 18वें ग्रुप में रखना भी हीलियम को एक एनामोलस की पोजीशन कह सकते हैं। इसके वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम में होते हैं, बेरिलियम में होते हैं, इसलिए इसको सेकंड ग्रुप में भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन के रूप में पढ़ा जाता है या देखा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ये डीमेरिट है। देन वी कम टू थर्ड लिमिटेशन, lengthenoids and actinoids were not placed in main structure of periodic table। हमारे जो lengthenoids है और actinoids है, इनको लास्ट में 2 ग्रुप बनाकर नीचे 2 टेबल बनाई गई हैं, 2 पीरियड्स बनाए गए हैं। हर पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं हर पीरियड के अंदर। ऊपर वालों को हम
लैंथेनॉइड्स कहते हैं और नीचे वालों को एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये सभी एलिमेंट जो हैं ऊपर वाले 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं और नीचे के ग्रुप वाले सेकंड सीरीज वाले एक्टिनाइड सीरीज वाले एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। इसलिए इनके जो प्रीवियस एलिमेंट्स थे उनके नाम के आधार पर इनको नाम दिया गया है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जिनके बारे में हमने पहले काफ़ी डिस्कस किया है। इनको हम रेयर अर्थ मेटल या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इनको मेन पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया, ऐसा कई साइंटिस्ट अभी भी क्या करते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं। तो ये भी क्या थी, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन थी। तो यदि आप बाद में केमिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे केमिस्ट बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आप यदि इसकी समस्या को सोल्व कर पाए तो आपका भी नाम क्या हो सकता है, रोशन हो सकता है और आपको भी यहाँ पर किताबों में आपको स्थान मिल सकता है। आपकी पीरियोडिक टेबल को भी बाद में पढ़ा जा सकता है। तो आप भी यहाँ पर थोड़ा इसमें बारे में सोचें कि इनको हम मेन पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रख सकते या क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ये सब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो आपकी इनर शेयर्स होती हैं, सब शेयर होती हैं S, P, D और F शेयर, है ना, इनके आधार पर इनको अलग रखा गया था। तो ये आप 11th में समझ पाएंगे। अभी बस इतना याद रखें कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया था। दैट्स ऑल, ये आपकी लिमिटेशन है। तो ये हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हमारे बच जाते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इनको हम अपने नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।